आज तन्हा हूं तो क्या देखता रहना कल तक, और आवाजें भी होंगी मेरी आवाज के साथ। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 2024 के चुनाव में बीजेपी का सफाया होना तय है, यह ऐलान शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया है। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी से दूल्हा बनने की बात भी कह दी और राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए इस बात को मानने के संकेत भी दे दिए हैं। इस बैठक में नीतीश कुमार राहुल गांधी को सबसे आगे करते हुए भी दिखे। विपक्ष की इस बैठक में कई ऐसी बातें निकली हैं जिनके सूत्र अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जुड़ते हैं। दरअसल 2024 का साल देश के राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह साल तय करेगा कि देश अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या देश उस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर पाएगा जिस पर अब तक भारत के लोग गर्व करते थे, या फिर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, अत्याचार, मानवाधिकारों के हनन, प्रेस पर अंकुश जैसी बातों के कारण और ज्यादा चर्चा में आएगा। 2024 का साल तय करेगा कि देश संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति को अपनाएगा या एक पार्टी, एक नेता, एक भाषा, एक धर्म जैसी संकुचित बातों को देश स्वीकार करेगा। 2024 तय करेगा दोस्तों कि देश में जय सिया राम के नारे को बचाया जाएगा या जय श्री राम के नारे को बढ़ाया जाएगा। 2024 यह भी तय करेगा कि बजरंग बली मोहे कहां विश्राम वाली भाषा बोलेंगे या जलेगी तेरे बाप की जैसी गली छाप भाषा से बजरंग बली को बांध दिया जाएगा। वास्तव में 2024 में देश की राजनीति निर्णायक मोड़ लेगी और मोड़ के उस पार पता चलेगा कि गंगा जमुनी तहजीब का भारत बचा हुआ है या न्यू इंडिया ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया है। बहरहाल 2024 में इस निर्णायक मोड़ तक पहुंचने से पहले विपक्ष के कई दलों ने मिलकर के एक नई राह बनाने का फैसला लिया है। इस राह के साथ ही शुक्रवार को पटना में एकजुट होकर वे बैठे और कई सारी बातों पर चर्चा की। जो मुद्दे छूट गए हैं, जिन पर अभी और विचार करने की जरूरत है, उन पर अब जुलाई में शिमला में चर्चा होगी। तब तक देश का मौसम और सियासी तापमान दोनों काफी बदल जाएंगे। विपक्ष इधर अपनी तैयारी में लगा हुआ है कि किस तरह 2024 के चुनाव में बीजेपी के सफाये को अंजाम दिया जाएगा, किस तरह मोदी जी और बीजेपी को घेरा जाएगा। उधर अमेरिका के दौरे पर मोदी जी ऐसे घिरे कि बीजेपी को उन्हें बचाने का और छोर ही नहीं दिख रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर विरोध तक कई मोर्चों पर मोदी जी अमेरिका में घिरे और रही सही कसर बराक ओबामा के बयान ने पूरी कर दी। कई मानवाधिकार संगठनों और सांसदों ने मोदी जी की यात्रा और भाषण का बहिष्कार तो किया ही, कुछ लोगों ने उनके पुतले को जूते की माला भी पहना दी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका या किसी अन्य देश की धरती पर ऐसी फजीहत नहीं हुई थी जैसी मोदी जी की अमेरिका में हुई है, मगर फिर भी बीजेपी इसे ऐतिहासिक बता रही है। तो इससे उसकी मजबूरी साफ समझ में आती है दोस्तों। बीजेपी ये कह रही है, या कहें कि बीजेपी ये कह नहीं सकती है कि मोदी जी को अमेरिका से मखमली कपड़े में लिपटी हुई चोट किस तरह दी गई है, और न ही वो देश में विपक्ष के उठाए मुद्दों पर जवाब देने की स्थिति में है। उसके पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि किसी तरह जनता के सामने अपनी ताकत का भरम बनाए रखे। जम्मू कश्मीर में अभी 2 दिन पहले अमित शाह थे और वहां उन्होंने इसी की कोशिश भी की है, लेकिन बीजेपी की ऐसी कोशिश कामयाब हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या बीजेपी को होने लगा है अपनी हार का अंदेशा, क्या विपक्षी एकता की मजबूती से बीजेपी को सुनाई दे रही है हार की आहट, और यह भी समझेंगे कि क्या अमेरिका जाकर फंस गए हैं मोदी जी। मगर सबसे पहले बात करेंगे विपक्षी दलों के पटना संगम की। बिहार ने कई मौकों पर देश के राजनीतिक भविष्य को नई दिशा दी है। गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक तो गुजरे जमाने की बात हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास में चाहे चंपारण का सत्याग्रह हो या जेपी की संपूर्ण क्रांति, दरअसल स्थापित सत्ताओं को उखाड़ फेंकने में इन घटनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को नए नेतृत्व से परिचित कराया। अब एक बार फिर इतिहास दोहराने की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार दोपहर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम और डीएमके के 27 नेताओं ने एक साथ बैठक की।
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत सिंह मान, डी राजा, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति इस बैठक में खास थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में बीजेपी को मात देने की रणनीति तैयार की गई और अब 10 से 12 जुलाई को शिमला में एक बार फिर सभी दलों की बैठक होगी, जिसमें इस रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, सभी नेतागण एक होकर चुनाव लड़ने का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। हम सभी जल्दी ही शिमला में मिलेंगे, जहां आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा। हम एकजुट होकर 2024 की लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी को सत्ता से हटाकर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। वहीं पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने से पहले राहुल गांधी ने सदाकत आश्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। तो राहुल गांधी अब बीजेपी को हराने की नहीं बल्कि सीधे गायब करने की बात कर रहे हैं, गायब करने के दावे कर रहे हैं। बीजेपी अब तक कर्नाटक में मिली चोट से उबर नहीं पाई और अब राहुल गांधी ने बीजेपी को आगाह कर दिया है कि जैसा हश्र उसका कर्नाटक में हुआ, वैसा ही तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होगा। राहुल गांधी ने ये बातें अपने कार्यकर्ताओं से कहीं, लेकिन कमोबेश यही बातें विपक्षी दलों की बैठक में भी दोहराई गई हैं। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो या शरद पवार या लालू प्रसाद यादव, सबने एक सुर में आर पार का ऐलान कर दिया है और इससे बीजेपी का नुकसान तय है। विपक्षी एकता की बैठक में नीतीश कुमार ने बीजेपी को हराने का फॉर्मूला पेश किया, 1 अगेंस्ट 1, यानी एक के खिलाफ एक। तात्पर्य यह है कि बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ पूरे विपक्ष का एक ही प्रत्याशी लड़ेगा। अगर नया समीकरण बना तो 2024 में बीजेपी समेत एनडीए को करीब 350 सीटों पर कड़ी टक्कर का सामना करना होगा। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, तमिलनाडु की 39, बिहार की 40, झारखंड की 14, पंजाब की 13, महाराष्ट्र की 48, उत्तर प्रदेश की 80 और दिल्ली की 7 सीटों वाले राज्यों के नेताओं की खास भागीदारी रही। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 283 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस शासित 4 राज्यों में 68 सीटें हैं। मतलब ये कि 12 राज्यों की करीब 328 सीटों पर बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी। अभी इनमें से 165 पर बीजेपी और 128 पर विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं। बाकी बची 65 सीटें अन्य दलों के पास हैं जो इस महागठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन जिस तरह विपक्ष का कुनबा बढ़ाने में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं और राहुल गांधी का चेहरा विपक्ष के नेतृत्व के लिए आगे कर दिया गया है, उससे यह तय है कि अगले साल तक समीकरण बदल जाएंगे और कई और दल विपक्षी एकता का हिस्सा बनने के लिए आगे आएंगे। 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला लागू हुआ तो कांग्रेस 200 सीटों पर ही लड़ पाएगी, जबकि अभी कांग्रेस का इरादा 300 के करीब सीटों पर उतरने का है। विपक्षी मोर्चे के सामने अभी ऐसी कुछ और अड़चनें आएंगी, लेकिन अभी तक यही लग रहा है कि सारे दल मिल बैठकर इन उलझनों को सुलझा लेंगे, क्योंकि सब ने बीजेपी को हराने का एजेंडा अपना लिया है और सब अपने हिस्से का योगदान और त्याग करने को तैयार हैं। इसीलिए तो शायद लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी से कह भी दिया है कि वे सब बारात में चलने को तैयार हैं, बस वो दूल्हा बनने की हामी भर दें।
तो राहुल गांधी को दूल्हा बनाने का मतलब यही है कि विपक्षी दल उन्हें ही जीत का सेहरा पहनाना चाहते हैं। यह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही कमाल है, जो आम जनता के साथ साथ अब वो कई दलों के चहेते बन चुके हैं। देश से लेकर विदेश तक राहुल गांधी के नाम का डंका किस तरह बज रहा है, यह हाल की उनकी ब्रिटेन और अमेरिका की यात्रा से जाहिर हो ही गया है। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे में हर दिन यही खबरें छाई रहीं कि किस तरह लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया, उन्हें देखने सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। वहीं मोदी जी की अमेरिका यात्रा में बार बार ऐसी घटनाएं सामने आईं जिनमें मोदी जी घिरते हुए दिखे। देश में तो विपक्षी दल उन्हें कई तरह से घेरते हैं, लेकिन कभी बहुमत की वजह से, कभी मीडिया की ढाल के कारण मोदी जी अपना बचाव कर लेते हैं देश में। मगर अमेरिका में ऐसा नहीं हो पाया। लोकतंत्र, प्रेस की आजादी, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ऐसे कई मुद्दों पर मोदी जी घिर गए और बीजेपी उन्हें मोदी मोदी के नारे लगवा कर भी बचा नहीं पाई, क्योंकि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मौजूदगी में मोदी जी का घेराव हो गया। 9 साल तक मोदी जी ने देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो मीडिया के सवालों के सामने कभी नहीं आए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना ही पड़ा। ये और बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से ही ये शर्त रख दी गई थी कि सिर्फ 2 सवाल ही लिए जाएंगे, जिनमें से एक अमेरिकी पत्रकार का होगा तो दूसरा भारतीय पत्रकार का। और आते ही पहला सवाल उन पर ऐसा दाग दिया गया कि मोदी जी के चेहरे का रंग उड़ गया। लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के सवाल पर मोदी जी ने देश में कभी कुछ नहीं बोला, मगर अमेरिका में पत्रकार को कैसे मना किया जाता कि ऐसा सवाल मत पूछो। जो बाइडेन ने राजकीय मेहमान बनाकर मोदी जी को बुलाया था और उनकी मौजूदगी में बड़े सलीके से मोदी जी से अल्पसंख्यकों के हितों और अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करने को लेकर उठाए गए कदमों पर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत और अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है, ऐसे में भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। हमेशा की तरह मोदी जी ने गोलमोल बातों में उलझाकर मुद्दे की बातों को किनारे कर दिया। इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका बचाव तो किसी तरह हो गया, मगर दुनिया को यह दिख गया कि मोदी जी से लोकतंत्र को लेकर सवाल पूछा गया और वो इसका सीधा जवाब नहीं दे सके। दुनिया ने यह भी देखा कि कैसे अमेरिका में वाशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध कई जगहों पर हो रहा है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट यानी आईपीआई ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाने का आह्वान किया और कहा कि नरेंद्र मोदी के शासन में आलोचक पत्रकारों के खिलाफ कानून का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना तेजी से आम हो गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले कई अधिकार समूहों और अमेरिकी सांसदों ने भी जो बाइडेन से भारत में मानवाधिकार के मुद्दों और लोकतांत्रिक गिरावट का मसला उठाने का आग्रह किया था। जब मोदी जी जो बाइडेन से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे तो उसी वक्त ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा पर मणिपुर की कुकी जनजाति के लोग मोदी जी के विरोध में नारे लगा रहे थे। इससे पहले न्यूयॉर्क में ट्रकों पर उमर खालिद से लेकर महिला पहलवानों के चित्रों के साथ मोदी जी का विरोध किया गया था। न्यूयॉर्क में अडानी ग्रुप की वित्तीय अनियमितताओं की जांच भी शुरू हो गई थी। इन सब के साथ ही मोदी जी के पुराने मित्र बराक ओबामा ने भी अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मोदी सरकार को नसीहत दे दी। CNN को दिए गए एक साक्षात्कार यानी एक इंटरव्यू में बराक ओबामा ने कहा कि अगर मैं नरेंद्र मोदी से बात करता तो मेरी बातचीत का एक हिस्सा यह होगा कि यदि आप भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत किसी बिंदु पर बंटना शुरू हो जाएगा। और हमने देखा है कि जब आप उस प्रकार के बड़े आंतरिक संघर्षों में शामिल होने लगते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, ये न केवल मुस्लिम भारत बल्कि हिंदू भारत के हितों के भी विपरीत होगा। इस पर हिमंता विश्व शर्मा ने ओछी टिप्पणी की है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि देश में कई हुसैन ओबामा हैं, पहले उनसे निपटा जाएगा। तो अब अमेरिका में उसकी भी खबर ली जा रही है तमाम अलग अलग अखबारों में। ये तमाम बातें जो हैं साफ साफ बता रही हैं कि अमेरिका में मोदी जी की फजीहत हो रही है। मोदी जी बुरी तरह से अमेरिका में घिर गए और इस घेराव में वहां के कई सांसद, सामाजिक संगठन और प्रवासी भारतीय ही नहीं बल्कि मौजूदा और पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल रहे हैं। इधर देश में भी मोदी जी को घेरने का इंतजाम जो है वो विपक्ष ने कर लिया है और राहुल गांधी ही मोदी जी के सामने हैं। वक्त का घूमता हुआ पहिया 2024 में होने वाले बदलाव की आहट दे रहा है। खैर, शायर जलील आली ने ठीक ही फरमाया है कि एक आगाज उभरता है हर अंजाम के बाद,
एक आगाज उभरता है हर अंजाम के बाद, एक अंजाम भी पलता है हर आगाज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।